हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वी डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग। तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने बैन किया था ऑनलाइन गेमिंग को। जैसे ऑनलाइन वीडियो गेम्स होती है, काफ़ी सारी गेम्स आई है जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया था। तो कहीं ना कहीं मेंटल इफेक्ट ज़रूर होता है गेमिंग से ऑनलाइन। तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, उन्होंने बोला है कि जो कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 था, उसके अंदर जो प्रोविजंस थे उनको उन्होंने बैन मानने से मना कर दिया है, जिसने बैन किया था ऑनलाइन गेम्स को। उन्होंने कहा है कि आप ऑनलाइन गेम्स को बैन नहीं कर सकते, ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है कि कोई भी पर्सन अपनी मन मुताबिक गेम खेल सकता है, कहीं पर भी आ जा सकता है, और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। और ये जो बेंच है, इन्होंने बोला है कि जो प्रोविजंस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जजमेंट जो इंटरप्रेट की है वो इस वे में इंटरप्रेट की है कि वो प्रिवेंट करेंगे कोई अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन को जो कंसर्न करता है बेटिंग गैम्बलिंग को, इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए एक रिट ऑफ अमेंडमेंट्स भी इशू किया गया था, ताकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको रिस्टेन किया जाए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 32 वी हैव रिट्स, जो रिट्स प्रोवाइड करता है। रिट्स में क्या होता है, जहाँ पर जो इंडिविजुअल है, चाहे वो पर्सन है, प्राइवेट है या पब्लिक है, उनको राइट दिया जाता है सो दैट दे कैन फाइल देयर कंप्लेंट, फाइल देयर इश्यूज, ग्रीवियंसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो रिट है मेंडेस की, ये इशू किया गया था ताकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको मना किया जाए, रिस्टेन किया जाए कि वो इंटरफेयर ना करें ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस में या फिर इससे भी रिलेटेड जो अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें। अब कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्या था? इसके अंदर था कि जो भी जितने भी फॉर्म्स ऑफ बेटिंग है या वेजरिंग है, जो यानी गेम से रिलेटेड है, गेम ऑफ चांस दैट इज़ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, एक्सेप्ट हॉर्स रेसिंग, उसमें कहा गया था कि जो ये लो गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ हैं वो कर्नाटका के प्रोस्पेक्टस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो कर्नाटका है वो एक तरह से ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का हब बनता जा रहा है। तो इसलिए ये जो एक्ट है, इसने सभी फॉर्मेट की गेमिंग को बंद कर दिया था, चाहे वो वेजरिंग हो, बैटिंग हो या फिर गैमलिंग हो। ये भी कहा गया था कि अगर कोई हमें ऑनलाइन गेम खेलता हुआ पकड़ा गया तो उसके पास नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा, 1 लाख की पनिशमेंट भी होगी, फाइन होगा एंड इम्प्रिजनमेंट भी होगी 3 ईयर्स की। इसके अलावा जो बैनिंग है गेम्स की, जैसे स्किल्स है, गवर्नमेंट कैटेगराइज ऑनलाइन गेम्स हैं, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वर्चुअल करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये भी मना किया जाएगा। तो ये अगर आप कोई भी फंडिंग करते हो, फंडिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हो फॉर द ऑनलाइन गेमिंग, वो भी बैन कर दिया जाएगा। अब देखते हैं मोबाइल प्रीमियर लीग। जो मोबाइल प्रीमियर लीग है वो फर्स्ट कंट्रीज़ है जिन्होंने, जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उनके ऑपरेशंस को बैक होल्ड किया था, एंड पेटीएम फर्स्ट गेम्स को भी लॉक कर दिया गया था। तो बाद में ये कोर्ट में चैलेंज किया गया कि कैसे आप बैन कर सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग को। कंसर्न क्या था, जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है कि जो नया लेजिस्लेशन है वो कर्नाटक की इमेज को डेंट करेगा एज अ स्टार्टअप हब, क्योंकि कर्नाटका में ऑनलाइन गेमिंग हब बनता जा रहा है। वहाँ पे लोगों की जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन गेम में, इवन वहाँ पे कंपनीज भी बहुत अच्छी वहाँ पर इस्टेब्लिश है। इसलिए जो स्टेट एक्सचेकर है, उन्होंने बोला है कि अगर आप गेमिंग को बंद करते हो तो आपका ही लॉस होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो इस नए लेजिस्लेशन के साथ ऑफशोर गैम्बल्स भी फ्लरिश हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अबाउट लासा फीवर। लासा फीवर पहले भी न्यूज़ में था, ये अब दोबारा न्यूज़ में आया है। तो फरवरी में 3 पर्सनस को यूके में लासा फीवर हुआ है जिनकी डेथ हुई है। बट लासा फीवर होता क्या है? लासा फीवर एक तरह से वायरल इलनेस है जो वेस्ट अफ्रीका से ओरिजिनेट हुई है। तो हमारे बेसिक जितने भी डिसीज़ हैं वो वेस्ट अफ्रीका से ओरिजिनेट करते हैं। अफ्रीका से ही क्यों ओरिजिनेट करते हैं? क्योंकि ये अफ्रीका एक तो ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री है मतलब वहाँ ज़्यादा बहुत गर्मी है, एंड जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर डिसीजेज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पर वो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना हेल्थ केयर सिस्टम है, ना एजुकेशन सिस्टम है, जिस वजह से भी डिसीजेज़ बहुत ज़्यादा वहाँ से स्प्रेड होते हैं। तो अब देखते हैं कि स्प्रेड कैसे होता है। जो लासा फीवर है ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में। कैसे? हैंडलिंग ऑफ रैट से, या फिर खाने से, या हाउस होल्ड आइटम से जो कि रैट यूरिन या फीसिस से कंटामिनेटेड है। और जो वायरस है वो लोगों में स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बॉडली फ्यूल के। अगर किसी पर्सन को लासा फीवर है और कोई उसके कांटेक्ट में आ गया, उसका ब्लड हो गया टच, या फिर उसका सलाइवा टच हो गया, तो उस वजह से दूसरे पर्सन को भी लासा फीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप हग कर रहे हो या फिर हैंडशेक कर रहे हो या किसी के पास बैठे हो, तब आपको उस केसेस में लासा फीवर नहीं हो सकता। लासा फीवर आपको
बॉडीली फ्लूइड ट्रांसमिशन के बाद ही होगा। अब सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स जो लासा फीवर के हैं उसमें 2 से 21 दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, या तो 2 दिन में सिम्टम आ सकता है, 21 दिन के बाद आए, यानी तभी होता है जब आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हो वायरस के। कुछ जो पर्सन्स हैं वो सिम्टम्स नहीं भी शो करते, बट जैसे कोविड में होता है कुछ लोगों को सिम्टम्स हैं, कुछ एसिम्टोमेटिक हैं, तो सिमिलरली लासा फीवर का भी यही प्रोसेस है। क्या सिम्टम्स हैं इसके? हेडेक, फीवर, सोर थ्रोट, चेस्ट एंड मसल पेन, नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फेशियल स्वेलिंग, एंड स्वेयर केसेस में ब्लीडिंग भी होती है माउथ से, नोज से, वजाइना से, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइल ट्रैक्ट से। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ लासा फीवर। की फैक्ट्स देखते हैं। जो केसेस है लासा फीवर के वो यही लिंक किया जा रहा है कि ट्रैवल किया गया था वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इसलिए वहाँ से ये दूसरे कंट्रीज़ में, नेशंस में भी जा रहा है। लासा फीवर का नेम कैसे रखा गया? जो टाउन है नाइजीरिया में जहाँ पर पहला केस डिस्कवर हुआ था वो लासा ही थी, तो वहीं से इसका नेम ड्राइव कर लिया गया है। जो डेथ रेट होता है इस पर्टिकुलर डिसीज़ का कम होता है, दैट इज़ अबाउट 1%। और जो डेथ रेट होता है कुछ इंडिविजुअल्स के लिए हाई होता है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर जो 3rd ट्राइमेस्टर में, या फिर बच्चे हैं, तो उनमें थोड़ा डेंजरस हो सकता है। नेचर देखते हैं इस डिसीज़ की। जो यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, उन्होंने बोला है कि 80% जो केसेस है वो एसिम्टोमेटिक हैं, कि हाँ उनके सिम्टम नहीं आते, और इसी वजह से जब सिम्टम ही नहीं आ रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा डिसीज़ है, जिस वजह से वो पर्टिकुलर डिसीज़ अनडायग्नोस्ड रह जाता है, जिस वजह से पता ही नहीं चलता कि इसको लासा फीवर है भी कि नहीं, बट उसका जो ब्लड है उसमें वायरस ऑलरेडी एंटर कर चुका होता है। कुछ जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, एंड उनके अंदर स्वेयर मल्टी सिस्टम डिसीज़ भी डेवलप हो जाता है। जो 15% है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, वो डेथ भी उनकी हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड स्टेपेबिलिटी एंड इम्यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पेशेंट, उस हिसाब से लासा फीवर इफेक्ट करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो लासा फीवर मे नॉट इफेक्ट यू दैट मच, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तब आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये हाई रिस्क जोन में आ सकता है। अब देखते हैं कि लासा फीवर होता क्या है। जो ये लासा फीवर जैसे कि हमने देखा वेस्ट अफ्रीका से आया है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था लासा नाइजीरिया में 1969 में, एंड बाद में ये जो डिसीज़ था ये डिस्कवर हुआ जब 2 नर्सिस की डेथ हो गई थी नाइजीरिया में लासा फीवर से। और स्प्रेड कैसे होता है? ये रैट से स्प्रेड होता है, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है तब ये स्प्रेड हो जाता है। बॉडली फ्लूइड में क्या क्या आता है जिससे स्प्रेड हो सकता है? दैट इज़ योर म्यूकस मेम्ब्रेन्स लाइक आईज, नोज एंड माउथ, एंड इसकी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल, दैट इज इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। अब ये डिसीज़ कहाँ फाउंड होता है, किस किस कंट्रीज़ में ये अभी तक स्प्रेड है? तो लासा फीवर अभी वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ में जैसे लीबिया, सिरेलोनी, नाइजीरिया एंड गिनी। नाइजीरिया में ये एंडेमिक है, नाइजीरिया में थोड़ा ज़्यादा स्केल पर है, बाकी जो स्टेट्स हैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। सिम्टम्स देखते हैं। जो लासा फीवर है यूजुअली 1 से 3 हफ्ते का टाइम के बीच में इसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। शुरू में थकावट होती है, फटीग होता है, फिर थोड़ा सा फीवर, देन हेडेक एंड वीकनेस। अगर हम सीरियस सिम्टम्स की बात करें तब ब्लीडिंग, वॉमिटिंग, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, फेशियल स्वेलिंग, शॉक, पेन इन चेस्ट एंड अब्डोमेन। जो पेशेंट्स है वो 2 हफ्तों में उनकी डेथ भी हो जाती है अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट दिख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी चांस होता है। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो डेफनेस है, लोगों में सुनने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है बिकॉज ऑफ लासा फीवर। ये एक्सट्रीम केस है कि आपको डेफनेस हो रही है। नेक्स्ट इज़ अबाउट InspireSat-1। तो जो इसरो है उन्होंने लॉन्च किया है सैटेलाइट, दैट इज़ InspireSat-1। तो देखते हैं InspireSat ये किसकी सैटेलाइट है? ये ताइवान की सैटेलाइट है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। तो देखते हैं कैसे कोलैबोरेशन हुआ है ताइवान का, एंड हाउ दिस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन विल इफेक्ट आवर फ्यूचर रिलेशनशिप्स। अब InspireSat किसने डेवलप किया है? InspireSat डेवलप किया गया है जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है वहाँ के लोगों ने डेवलप किया है, वहाँ के टाइम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है, US, ताइवान एंड सिंगापुर। एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व थी यहाँ पर नाम दिया गया है कि जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर इन्वॉल्व थी, जैसे सिंगापुर की नांगिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ताइवान नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंडिया की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड US की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडोज लैबोरेटरी फॉर एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स, दैट इज LASP। सो दीज आर द यूनिवर्सिटीज़ दैट आर इन्वॉल्व, इन्होंने ये पर्टिकुलर सैटेलाइट को डेवलप किया है। अब InspireSat के बारे में देखते हैं। जो InspireSat है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिसर्च एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट सैटेलाइट 1।
इसको लॉन्च किया गया है थ्रू PSLV C52, दैट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक तरह से स्टूडेंट सैटेलाइट है और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट की जो शेल्फ लाइफ है दैट इज़ 1 ईयर। शेल्फ लाइफ मतलब कि ये सिर्फ 1 ईयर के लिए ही स्पेस में भेजी जा रही है। ये क्या करेगा, इसका मेन एम क्या होगा? इसका मेन ये होगा कि जो सन की ऑर्बिटल हीटिंग है उसको स्टडी करना, एंड जो आइनोस्फेयर है हमारा जहाँ से रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन होता है तो उसके बारे में स्टडी करना। अगर हम वेट की बात करें इंस्पायरसेट की, तो जो वेट है दैट इज़ 8.1 kg। तो दिस इज़ अ लाइट वेट सैटेलाइट दैट इज़ इंस्पायरसेट। जो PSLV C52 है उसने दूसरी सैटेलाइट भी प्लेस की है दैट इज़ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर INS-2TD। ये बेसिकली जो इंडिया भूटान ज्वाइंट सैटेलाइट थी INS-2B, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लास्ट जो हमारे क्लास थी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंडिया भूटान ज्वाइंट सैटेलाइट से पहले उन्होंने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है दैट इज़ INS-2B। ये जो दोनों सैटेलाइट होगी ये स्टडी करेंगी कि कैसे जो सन है उसको जो कोरोना हेड है जहाँ पर हमें फ्लेयर्स दिखती हैं सन की, जिससे ये हीटिंग होती है, तो जो हमारा सन का मिडिल पार्ट इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता जिसका उतना आउटर पार्ट होता है, तो इसको भी स्टडी करना होता है। एंड ऑल्सो ये भी स्टडी करेंगे कि सन की जो हीट है उसका क्या इम्पैक्ट होता है अर्थ की आइनोस्फेयर का। अर्थ में लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सो दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ अर्थ। तो इनको स्टडी करना भी हमारी ड्यूटी है, तभी हम वर्ल्ड के क्लाइमेट को समझ पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो सकते थे। इस पर्टिकुलर मिशन ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4 को भी इंजेक्ट किया है जो कि हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करेगा हर एक वेदर में किसी भी एप्लीकेशन के लिए, जैसे फॉरेस्ट्री है, प्लांटेशंस, एग्रीकल्चर, फ्लड मैपिंग, सॉइल मॉइस्चर एंड हाइड्रोलॉजी। तो इन सभी में ये हेल्प करेगा, उसको स्टडी करने में हेल्प किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है, अगर फ्लड आ रहा है तो वहाँ पर वो पहले ही बता देंगे, अलर्ट वार्निंग सिस्टम जारी करेंगे सो दैट अगर हमें इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ी है, अगर सीवियर साइक्लोन फ्लडिंग है या किस टाइप का फ्लड है, तो रिवर से फ्लड है तो वो भी बता दिया जाएगा एंड क्वालिटी पिक्चर भी शेयर की जाएगी रियल टाइम बेसिस पे, ताकि लोगों को रियल टाइम सिचुएशन पता चले कि क्या कंट्री में सिचुएशन या उस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या सिचुएशन चल रही है। सो दिस इज़ अबाउट द सैटेलाइट। अब INS-2D के बारे में देखते हैं। एक तरह से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है जो प्रीकर्सर है INS-2B सैटेलाइट का, जो कि इंडिया एंड भूटान ने साथ में डेवलप किया है। जो INS-2TD है ये थर्मल इमेजिंग कैमरा इसमें कंप्राइज है, जो क्या करेगा, जो अर्थ के टेम्परेचर, लैंड टेम्परेचर को स्टडी करेगा, वाटर सरफेस टेम्परेचर को स्टडी करेगा एंड जो वेजिटेशन है उसका डिलीशन को भी स्टडी करेगा। और जो इसका वेट है दैट इज 17.5 kg। IOS-04 के बारे में देखते हैं। ये एक तरह से रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये भी प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी इमेज ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सॉइल मॉइस्चर, फ्लड मैपिंग, प्लांटेशंस एंड हाइड्रोलॉजी। इसका भी जो वेट है दैट इज़ 1710 kg एंड जो मिशन लाइफ है दैट इज़ 4। EOS-04 इज़ 10 ईयर्स। तो इस EOS-04 के 10 ईयर्स लाइफ है। तो हर एक सैटेलाइट की एक शेल्फ लाइफ होती है कि हमें कितने टाइम पीरियड के लिए वो पर्टिकुलर सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि बाद में फिर हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अदरवाइज स्पेस में बहुत ज़्यादा जंक भी कलेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट्स, क्योंकि उनका जो जंक होता है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं या क्रैक्स आते हैं, वो सब फ्लोट करते हैं हमारे स्पेस में। सो इट इज़ आवर ड्यूटी कि टू क्लीन आवर स्पेस साइड बाय साइड। सिर्फ सैटेलाइट्स लगानी नहीं है, जब ख़त्म हो जाए तो उनको साफ भी वहाँ से करना है। सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So that was all about today's session. I hope you liked the session. If you have any doubt, do let us know in the comment section. And you can always mail us to us at info@officerbitia.com so that in case you have any doubt, you can write to us. And we'll also provide you some practice questions ताकि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन होती रहे, ताकि आप अपने आंसर्स वहाँ पर सबमिशन कर सकते हो एंड यू विल गेट अ फेयर एंड डिटेल इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर. So this is all about it. So thank you very much and all the best.